हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे हम 2 अगस्त 2021 का। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो लेक्चर है वो आज का ये रहने वाला है। तो अंत तक पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आज की डिस्कशन में हम अपने डाटा पॉइंट को अगर देखेंगे तो उसमें जो कोविड वैक्सीन है वो वैक्सीनेशन का जो राइज हुआ है उसको लेकर आज इसमें चर्चा की गई है। जो डेली का जो एवरेज है वो हमारा कोविड वैक्सीनेशन का जुलाई 21 से लेकर जुलाई 31 तक है, जो 4.9 मिलियन डोजेज का रहा है। 4.9 मिलियन डोजेज जो है वो एडमिनिस्ट्रेड की गई हैं जुलाई 21 से 31 जुलाई तक। तो इस प्रकार जो टोटल एवरेज है पूरे देश का वो बढ़ा है। इससे पहले जो 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक जो एवरेज चल रहा था वो 3.98 का चल रहा था। 3.98 मिलियन डोजेज जो है वो एडमिनिस्टर की गई थी। तो इसी के बारे में जो डाटा है वो प्रस्तुत किया गया है और साथ ही ये बताया गया है कि 4.98 का जो रेशियो है वो अभी एवरेज तो हमारा चल रहा है, लेकिन अगर हमें 31 दिसंबर तक अगर हमें पूरे देश को फुली वैक्सीनेट करना है तो 9.22 मिलियन जो डोजेज हैं वो हमें डेली एडमिनिस्ट्रेट करनी होंगी। दोस्तों देखिए, इस नंबर में और इस नंबर में काफ़ी डिफरेंस है। ये लगभग अगर इसे अप्रोक्स भी करेंगे तो 5 मिलियन के समथिंग आएगा। लेकिन आप देखिए 9.22 सवा 9 मिलियन जो डोजेज हैं डेली एडमिनिस्ट्रेट की जाएंगी, तभी जाके हम 31 दिसंबर तक जो है पूरे देश को वैक्सीनेट कर पाएंगे। तो ये डाटा इसी का प्रोजेक्शन दिखा रहा है कि जो फेज़ 3 में अप्रैल 1 से लेकर अप्रैल 10 तक जो हमारा 3.65 की समथिंग था, उसमें 1071 मिलियन डोजेज हम लगा पाते। और जो 5.57 का जो रेशियो हमारा जून में चला था एवरेज, उस वो मैक्सिमम था, तो उसके हिसाब से 1365 मिलियन डोजेज हमारी एडमिनिस्ट्रेड हो पाती हैं। और 4.98 जो अभी हाल ही में 31 जुलाई तक का फेज़ है जो उसमें देखने को मिला है, उसमें 1237 मिलियन जो डोजेज है वो एडमिनिस्टर्ड हो पाएंगी। और इसके अलावा जो हमें रिक्वायर्ड है टारगेट के हिसाब से 1 अगस्त और 31 दिसंबर से के बीच में वो होना चाहिए 9.22 मिलियन। और इसी के द्वारा ही हम जो है 1889 मिलियन डोजेज जो है उनको एडमिनिस्टर कर पाएंगे और जो कंट्री है, जो हमारा देश है, वो फुली वैक्सीनेटेड हो पाएगा। तो इस प्रकार की जो प्रोजेक्शन है वो इस डाटा में दिखाई गई है कि इस प्रकार आप देखिए जो टाइम बिंग प्रोजेक्शन है वो इसमें चेंजेज आया था। अभी बीच में जुलाई 8 के बाद में काफ़ी लो वैक्सीनेशन हो गया था। अभी वापस से इसने स्पीड पकड़ी है और इसके ऊपर जाने की पूरी उम्मीद है। जैसा कि अभी वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी भी समय पर बढ़ने वाली है। एक अन्य चार्ट में जो फुली वैक्सीनेटेड और पार्शियली वैक्सीनेटेड जो देश हैं जहाँ पर एक डोज लगी है और जहाँ पर दोनों डोज लग गई हैं, वो उनका डाटा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और देखिए, आप देखेंगे जो ये रेड कलर में दिख रहा है उसमें लेस देन 25% ही अभी पार्शियली वैक्सीनेट हो रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो अभी वैक्सीन है वो सिंगल वैक्सीन यहाँ पर अभी दी गई है। और 50 से 70 का जो रेशियो है, ये येलो लाइन आप देखेंगे उसमें ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है। और गुजरात भी आप देखेंगे इसमें 50 से 70 के बीच में ही है जहाँ पर पहली डोज दी गई है। राजस्थान में आप देखेंगे कि जो 25% से कम लोग हैं जो उन्हें ये सिंगल डोज दी गई है। इसके अलावा सेकेंड डोज के लिए आप देखेंगे तो राजस्थान में 10 से 15% सेकेंड डोज दी गई हैं। और गुजरात में आप देखेंगे तो ये रेशियो काफ़ी अच्छा है। इसी प्रकार का जो डाटा है वो आज इस डाटा पॉइंट में प्रस्तुत किया गया है। तो कुल मिलाकर जो अभी वैक्सीनेशन की हमारी स्पीड है वो पहले से बेहतर हो गई है। और अगर हमें 31 दिसंबर तक अगर अपने टारगेट को अचीव करना है तो उसके लिए 9.22 मिलियन जो डोजेज हैं वो हमें डेली रिक्वायर्ड होंगे। तो इस प्रकार का डाटा आज डाटा पॉइंट में प्रस्तुत किया गया है। दूसरी ओर एक अन्य डाटा भी प्रस्तुत किया गया है जो
हमारे लिए एक चिंता का विषय वापस से बनता नजर आ रहा है। कोविड 19 के जो केसेस हैं वो वापस से इंक्रीज हो रहे हैं, और 38,000 से जो है 40,000 तक ये पहुंच गया है। 38,000 था और 40,500 केसेस आए हैं, जिसमें केरला और महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिली है। 38% का जो जंप है केसेस में, वो केरला के शहर में देखने को मिला है जुलाई में। तो केरला में ये अभी स्थिति है भयानक बनी हुई है। महाराष्ट्र में अब देखने को मिला था कि फर्स्ट पहली लहर में जो स्थिति थी वो सिर्फ महाराष्ट्र में खराब थी, लेकिन अभी आज की स्थिति देखेंगे तो केरला में जो स्थिति है वो सबसे ज़्यादा खराब है। केरला की स्थिति में आप देखेंगे जनवरी में इसका जो टोटल शेयर था केसेस का वो 36% था, और इस साल आप देखेंगे तो इसका जो मैक्सिमम परसेंटेज वो 6% मार्च और अप्रैल में था। इसके बाद में लगातार बढ़ रहा है, और अभी फिर से जुलाई में 38% का इसका जो केसेस है टोटल इंडिया के उसमें हो गया है। और इसके अलावा महाराष्ट्र में आप सेकंड नंबर पे देखेंगे 20% है। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में पूरे में आप देखेंगे तो सिर्फ 12% है। और तमिलनाडु में भी काफ़ी है, आंध्र प्रदेश में काफ़ी है, उड़ीसा में भी काफ़ी है। तेलंगाना में आप देखेंगे तो यहाँ पर साउथ इंडिया की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 2% है। तो इस प्रकार से जो साउथ इंडिया है उसका जो शेयर है वो काफ़ी है। नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे तो ये शेयर खास है 12% है। 12% के अलावा देश के अन्य हिस्सों का साउथ इंडिया को मिलाकर 88% केसेस जो हैं वो वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि कुल मिलाकर जो इस प्रकार की स्थिति है वो वहाँ पर अभी बनी हुई है, और कोविड के जो केसेस हैं वो वापस से राइज हो रहे हैं। थर्ड वेव की बात पहले ही जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारा की गई है कि थर्ड वेव अगस्त से लेकर सितंबर, अगस्त से सितंबर तक के बीच में आने की संभावना है। सितंबर में इसका पीक आएगा ऐसा बोला जा रहा है थर्ड वेव का। तो दोस्तों, ये थर्ड वेव का अगर ये इशारा है, जो केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप सभी को सतर्क होने की ज़रूरत है, और वापस से जो कोविड 19 की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का जो है वो आप पालन वापस से कीजिए, और कोविड 19 के अकॉर्डिंग ही ट्रैवल कीजिए। कोविड 19 की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही घर से बाहर निकलिए। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उसने जो ऑल इंडिया कोटा के लेवल पर ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसे अप्लाई कर दिया है। 27% यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो ओबीसी को दिया जाएगा, और इसी एकेडमिक ईयर से इसे दिया जाएगा। और जो सेंट्रल का जो ऑल इंडिया कोटा के लेवल पर जो पेपर होता है, जो भी सीट्स अलोकेट होती हैं मेडिकल कॉलेज में, और तो उनके ऊपर यह लागू होगा। और आपको बता दें कि जो 15% सीटें होती हैं वो एमबीबीएस की ऑल इंडिया कोटे में आती हैं पूरे देश में, और 50% जो सीट्स होती हैं वो पीजी कोटे में पूरे देश में आती है। तो इसमें जो रिजर्वेशन है वो 27% अब ओबीसी को दिया जाएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा भी हाल ही में की गई है। और ऑल इंडिया कोटे में जो सरेंडर की जाती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा अपने स्टेट के मेडिकल कॉलेज की सीटें, उसमें 27% का रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड क्लास को दिया जाएगा, जो कि ऑल इंडिया कोटा पे बेस होगा। ऑल इंडिया कोटा का मतलब आप समझते हैं कि जो 15% सीटें हैं वो एमबीबीएस की हर स्टेट की होती है, वो सेंटर अपने हिसाब से जो पेपर करवाती है उसके अकॉर्डिंगली अलॉट करती है। जैसे शुरू में एआईपीएमटी हुआ करता था, और अभी जो नीट वगैरह काफ़ी सारे जो सेंटर के पेपर होते हैं उसमें इस एमबीबीएस की सीट का अलोकेशन होता है। और पीजी में ये अलोकेशन ऑल इंडिया कोटा का जो है वो 50% का होता है। तो इसे ऑल इंडिया कोटा कहा जाता है। शुरू में जब ये ऑल इंडिया कोटा शुरू किया गया था तो इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता था, और ये रिजर्वेशन के बिना ही इसमें डायरेक्ट पेपर होता था, तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती थी। लेकिन रिजर्वेशन इसमें नहीं मिलता था तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो नॉर्म्स थे उनका फुलफिलमेंट नहीं हो पाता था। ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने के साथ में ही इसमें जो 10% रिजर्वेशन है वो ईडब्ल्यूएस वालों को भी दिया गया है, जो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग था। जैसे अभी हाल ही में कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले जो 10% रिजर्वेशन जो मोदी सरकार के द्वारा दिया गया था,
तो यही जो रिजर्वेशन है ऑल इंडिया कोटा पे भी एक्सटेंड किया गया है, और इन्हें भी जो ऑल इंडिया कोटा के लेवल पे 10% जो रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा। और डीएमडी के जो संयुक्त प्रयासों से ऐसा हो पाया है, जिन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में एक रिट दायर करके केंद्र सरकार को ऐसा करने की मांग की थी। और जो इस प्रकार उसके अलावा उसके बाद में ही यह जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिला है। ऑल इंडिया कोटा में जो रिजर्वेशन है वो शुरू में मैंने बताया कि जैसा आपको कि ऑल इंडिया कोटा में रिजर्वेशन शुरू में नहीं दिया जाता था, लेकिन 1986 में कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद में जो 15% जो रिजर्वेशन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल सीट में दिया जाता था, उसमें ऑल इंडिया कोटा में एससी एसटी का रिजर्वेशन लगाया गया, और एससी को जो वहाँ पर 15% का रिजर्वेशन दिया गया, और एसटी को वहाँ पर 7.5% का रिजर्वेशन दिया गया। इस प्रकार से 2007 से ये रिजर्वेशन चालू है, और 1986 से जो 15% जो कोटे की जो व्यवस्था है वो हमारे देश में चालू है। तो इस प्रकार की स्थिति देखने को मिली है। अब जो केंद्र सरकार ने 27% जो ओबीसी को भी रिजर्वेशन दे दिया गया है। पहले सरकार के द्वारा भी ये रिजर्वेशन दे दिया गया था, लेकिन वो सिर्फ सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में था। उसके अलावा अदर इंस्टीट्यूट में ऑल इंडिया कोटा के लेवल पर यह रिजर्वेशन नहीं था, जिसे कि अब दे दिया गया है। यूजी और पीजी दोनों केसेस में यह जो कोटा है वो लागू रहेगा। तो इस प्रकार की बात जो है वो इस आर्टिकल में कही गई है, और बताया गया है कि किस प्रकार से जो ओबीसी को पहले इस रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल पा रहा था। 27% रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाने पर भी, तो वो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है उन्हें अभी मिल पाएगा इस पेपर में भी। और जो हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद में ही यह व्यवस्था जो है केंद्र सरकार ने अभी चालू करी है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट इसे बताया गया है। और ओबीसी के जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिनके पास में साधनों का अभाव है, संसाधनों का अभाव है, उनके लिए जो यह व्यवस्था है वो काफ़ी कारगर सिद्ध होगी, और उन्हें काफ़ी मदद मिलेगी अपने अपने टैलेंट को आगे बढ़ाने में। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। तो हाल ही में जो बिल गेट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन, और जो अमेज़ॉन के चेयरमैन हैं जेफ बेजोस, उन्होंने इस प्रकार की डेवलपमेंट अभी की है कि जो जेफ बेजोस हैं वो तो अंतरिक्ष में जा रहे हैं। वहाँ पे सारा सेटलमेंट, वहाँ पे सारा जो डेवलपमेंट है स्पेस में करने की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर जो बिल गेट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन हैं, उन्होंने अभी हाल ही में जो फास्ट ब्रीडिंग ब्रीडर रिएक्टर होते हैं उनके डेवलपमेंट की बात की है। और जो उनके डेवलपमेंट से जो रिन्यूएबल और सस्टेनेबल जो एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की बात इन्होंने की है, जिससे कि न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ में लेने वाले जो लोग हैं, जो नेशंस हैं, वो इस ब्रीडर को खरीद कर अपने वहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। और न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करके जो क्लीन एनर्जी का जो हमारा सपना है उसे पूरा किया जा सकता है। दूसरी ओर जो बेजोस हैं उन्होंने बताया है कि जो अर्थ पे जो जितने भी इंडस्ट्रीज या जितने भी बिजनेस चल रहे हैं, जिनसे कि अर्थ के क्लाइमेट को नुकसान होता है, एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है, उन्हें उन सभी को स्पेस पर शिफ्ट कर देना चाहिए। और स्पेस पर शिफ्ट कर देने के बाद वहाँ पर इन्हें चलाया जाना चाहिए। इस प्रकार का डेवलपमेंट स्पेस में किया जाना चाहिए। और वहाँ पर इनका एस्टेब्लिशमेंट करने के बाद में जो अर्थ है वो अपने आप ही एक सुंदर और जो जैम की तरह चमकने वाला एक प्लेनेट है वो बन जाएगा। तो इस प्रकार की बात जो है बेजोस ने कही है कि जो सारी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो अंतरिक्ष में ले जाओ। ये पता नहीं किस तरीके से संभव हो पाएगा, लेकिन जो जेफ बेजोस हैं उनके पास में काफ़ी पैसे हैं, काफ़ी फंड हैं, उन्हें किसी फंडिंग की ज़रूरत भी नहीं है वैसे तो। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी इनके लिए अवेलेबल हो जाएगी। और तो इसी वजह से उन्होंने इस बात को कहा है कि जो सारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो आपको स्पेस में शिफ्ट कर देनी चाहिए। और
स्पेस टूरिज्म का जो कंसेप्ट है वो भी इन्होंने हाल ही में लागू किया है, और स्पेस में ट्रैवल भी करने की काफ़ी लोगों ने कोशिश की है और काफ़ी लोगों ने किया भी है। तो इस प्रकार का डेवलपमेंट है अभी नए लेवल पर देखने को मिल रहा है। बिल गेट्स ने भी ये फास्ट रिएक्टर जो हैं उनके डेवलपमेंट करने की बात की गई है। तो इस प्रकार जो एटॉमिक एनर्जी का जो फ्यूचर है वो एक नए डायरेक्शन में जाने को तैयार है। और एटॉमिक एनर्जी का जो IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसके डायरेक्टर ने कुछ समय पहले ही जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसकी स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट बनाई थी, और कौन कौन से देश जो है न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करना चाहते हैं, इस प्रकार का डाटा उसमें प्रदर्शित तो हुआ था। तो जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो काफ़ी लोगों के द्वारा अभी तक जो है वेपन के रूप में ही यूज़ में ली जाती थी। किसी के द्वारा भी डेवलपमेंट के लिए इस एनर्जी को यूज़ में नहीं लिया जाता था। लेकिन 21st सेंचुरी में अब हमें जब ग्रीन एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ना है तो इसी एनर्जी को हम यूज़ में ले सकते हैं, इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही जा रही है। और फुकुशिमा जैसे जो एक्सीडेंट हैं, जो इंसिडेंट हैं वो नहीं हो, इसके लिए भी हमें जो प्रॉपर गाइडलाइन है, प्रॉपर जो सेफ्टी है उसे बनाए रखना होगा। तभी जो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है वो कारगर सिद्ध होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में कभी कोई एक्सीडेंट होने की वजह से या किसी भी सेफ्टी लूप होल की वजह से न्यूक्लियर वहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है इनका न्यूक्लियर एटम का वो डिग्रेड हो जाता है, और एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में उसका जो है संचलन शुरू हो जाता है, जिससे कि पर्यावरण को नुकसान होता है। और जो ह्यूमंस होते हैं, जो जीव जंतु बाहर खुले एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनको भी काफ़ी नुकसान होता है। जैसा कि जो फुकुशिमा के इंसिडेंट में हुआ था, उसमें उस समय इस एक रिएक्टर के फटने से इसी प्रकार की घटना हुई थी। तो इस प्रकार का फ्रेमवर्क भी डेवलप करना होगा जिससे कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो नहीं हो सकें। और न्यूक्लियर पावर के लिए जो हम स्ट्रगल करने की बात इनके द्वारा की जा रही है, वो न्यूक्लियर पावर एकदम से सही तरीके से और सेफ तरीके से डेवलप हो पाए। और इसके अलावा जो बिल गेट्स का जो प्लान है उसके बारे में भी इसमें चर्चा की गई है। उनके प्लान के अकॉर्डिंग जो फास्ट ब्रीडर होते हैं वो वाटर ब्रीडर से अच्छे होते हैं और कॉम्पैक्ट होते हैं, और इनका यूज़ भी आसानी से किया जा सकता है। और जो देशों को न्यूक्लियर पावर का ज़रूरत है वो न्यूक्लियर पावर इसे यूज़ में कर सकते हैं। और इन फर्म जो ये कंपनीज हैं बिल गेट्स की, जो माइक्रोसॉफ्ट है, इनके पास में फंड्स की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा भी जो US का एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट है वो 80 मिलियन की फंडिंग जो है इनको करना को तैयार है। इसके अलावा बिल गेट्स के जो साथी हैं वॉरेन बफेट, वो भी इस स्कीम में शामिल होने को तैयार हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जो बिल गेट्स और वॉरेन बफेट हैं, ऐसे जो लोग हैं वो बिजनेसमैन हैं, और ये जो इस प्रकार का डेवलपमेंट कर रहे हैं वो एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ज़रूर कर रहे हैं। USA इसमें एक अपॉर्चुनिटी देख रहा है अपनी जो न्यूक्लियर जो इंडस्ट्री है उसको वापस से रिवाइव करने की, वापस से चालू करने की। लेकिन जो बिल गेट्स और वॉरेन बफेट का जो फ्यूचर विजन इसको लेकर है वो बिजनेस पर्पस का है। और जिनके पास में एक बार डेवलप्ड बिजनेस अवेलेबल हो जाता है उनके पास में निश्चय ही जो पैसे से पैसा बनाने की जो तकनीक है वो समझ जाते हैं। तो इसलिए बिल गेट्स ने इस प्रकार का डेवलपमेंट करने का विचार किया है। और उन्होंने बताया है कि जो 20% रिच जो यूरेनियम होता है उससे उसको कन्वर्ट करके थोरियम प्राप्त किया जाता है, उससे ही ये जो है रिएक्टर वो चलाए जाएंगे, जो कि कम घातक होते हैं। और थोरियम का उपयोग जो है वो सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस में किया जाएगा, बॉम्ब प्रोड्यूस में या किसी और प्रकार के जो घातक चीज़ें हैं उनकी उनका फोकस इन पर नहीं रहेगा। इसके अलावा नाइट्रियम का उपयोग करने की भी इन्होंने बात की गई है कि नाइट्रियम किस प्रकार से इस रिएक्टर में काम आएगा। तो इस प्रकार जो है बिल गेट्स का इस प्रकार का जो प्लान है वो बिजनेस ओरिएंटेड ज़्यादा है। और उनके द्वारा जो है इंडिया और चाइना पर भी इसी के लिए फोकस किया जा रहा है। चाइना ने हाल ही में
जो दो न्यूक्लियर ब्रीडर हैं उनकी उनको ओपन किया गया है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। तो चाइना और इंडिया जो है वो अभी एनर्जी के लिए काफ़ी इनको नीड है, तो ऐसी स्थिति में जो इंडिया और चाइना पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया हुआ है, और इंडिया और चाइना के फोकस इन देशों के करने के बाद में ही जो इनको कॉम्पैक्ट एनर्जी का ये सोर्स है वो अवेलेबल कराया जाएगा, जिससे कि ये दो देश जो हैं इनको खरीद कर और अपने यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी का डेवलपमेंट कर सकते हैं। कुल मिलाकर जो इस प्रकार का डेवलपमेंट अभी इसके फील्ड में किया जा रहा है उसमें दो संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। एक तो इसका जो मिस यूज़ है उसे रोकने के लिए प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन बनानी पड़ेंगी, प्रॉपर तरीके से फ्रेमवर्क सेट करना पड़ेगा। दूसरा, जब इसका ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट के समय में जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट के समय में कोई भी मिस हैपनिंग या एक्सीडेंट नहीं होने पाए, उस प्रकार की स्थिति से भी निपटने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा और इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि इस प्रकार की जो गलतियां हैं वो नहीं हो। तीसरा, इसमें जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी वो जो हमें इसके डेवलपमेंट को लेकर देखने को मिलेगी, ताकि जो फुकुशिमा जैसे जो इंसिडेंट हैं वो नहीं हो, और जो वहाँ के जो लोग हैं उनके जो सेफ्टी है वो बनी रहे। और आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियर बम जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे, वहाँ के लोग आज भी न्यूक्लियर बम का जो दंश है वो झेल रहे हैं। तो इस प्रकार मानवता को नुकसान इस प्रकार के डेवलपमेंट से नहीं होना चाहिए। निश्चय ही अगर न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग अगर ग्रीन एनर्जी के रूप में किया जाएगा, और अगर इसका जो मिसयूज है वो नहीं किया जाएगा, तो निश्चय ही यह एक ऊर्जा के नए स्रोत के रूप में उभरेगा। और जो लोग इसका डेवलपमेंट कर रहे हैं जैसे कि बिल गेट्स हैं और वॉरेन बफेट भी इसमें जुड़े हुए हैं, जेन बेजोस भी इसी और आगे बढ़ रहे हैं, तो इन बिजनेसमैन को अपने पैसे को कई गुना करने में भी मदद इसी प्लान से मिल सकेगी। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में बताई गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो भारत की अर्थव्यवस्था को और उसकी स्थिति को लेकर की गई है। सरकार ने हाल ही में ये बताया था कि जो इन्फ्लेशन है उसके बारे में जो सरकार है वो कुछ नहीं कर सकती, यह अपने आप ही ठीक होने वाला स्थिति है, क्योंकि इस भारत में या किसी गवर्नमेंट के डिसीजन के कारण से यह स्थिति नहीं पैदा हुई है। जो महामारी के कारण जो ग्रेट डिप्रेशन आया है उसके कारण यह स्थिति पैदा हुई है, और पूरे वर्ल्ड में ही यह स्थिति पैदा हुई है, क्योंकि जो इकोनॉमी है वो सिर्फ एक देश पर डिपेंड ना होकर पूरे वर्ल्ड पर डिपेंड रहती है। उसके अनुसार ही जो उतार चढ़ाव है वो देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति में जो डिप्रेशन है वो भी वर्ल्ड में जो महामारी की स्थिति अभी देखने को मिल रही है उसकी वजह से है, और इसकी वजह से ही यह डिप्रेशन आया है। और इन्फ्लेशन का जो रेट है वो लगातार बढ़ रहा है, तो इसलिए जो केंद्र सरकार ने ऐसा एक स्टेटमेंट जारी किया था फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और ये जो है वो अपने आप ही ठीक होने वाली स्थिति है। और इस प्रकार की जो स्टेटमेंट है वो दी गई है, तो इसके ऊपर जो आर्टिकल है वो पब्लिश हुआ है। इसमें बताया है कि जो हाईएस्ट इन्फ्लेशन है उसमें गवर्नमेंट का ही लेना देना है, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें उसके अकॉर्डिंग जो एक्शन लेता है वो डिपेंड करता है कि जो इंडिया का ग्रोथ और जो डिमांड है वो किस तरीके से होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो इंडिया है वो के शेप्ड जो रिकवरी होती है उसमें ही फंसा रहेगा, और एक विशेष साइकिल जो डिमांड और सप्लाई का रहता है उसमें फंस कर रह जाएगा, और डेवलपमेंट कभी भी वापस से इंडिया का उस लेवल पर नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार की बात इसमें कही गई है कि जो डिमांड है उसका लेवल बढ़ाकर हम इस स्थिति को देख सकते हैं, और क्योंकि अभी डिमांड का जो लेवल है वो काफ़ी डाउन है, क्योंकि कोविड-19 के समय में काफ़ी लोगों की नौकरियां चली गई हैं, और जिन लोगों की नौकरियां बरकरार हैं उनकी सैलरी लगभग आधी हो गई है। और जिस प्रकार की स्थिति देखने को मिली है तो जाहिर सी बात है जो डिमांड का जो लेवल है वो डाउन हो गया है। डिमांड का लेवल डाउन होने से जो सप्लाई है वो सप्लाई भी हैम्पर हो गई है, और कुल मिलाकर जो इकोनॉमी है वो डाउन आ गई है, और इन्फ्लेशन का जो रेट है वो
बढ़ गया है। तो इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है। तो जैसे कि इस आर्टिकल में एक उदाहरण के द्वारा बताया गया है कि जो वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था, उसके बाद में जो डिमांड की जो स्थिति थी वो काफ़ी बढ़ गई थी। ऐसी स्थिति भी महामारी के बाद में पैदा की जा सकती है, लेकिन उस समय पर जो डिप्रेशन आया था वो सिर्फ एक मेजर तबके के ऊपर आया था। और कंट्री के हिसाब से देखें तो उनके जो इनकम है उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ था, कोई मेजर असर नहीं हुआ था। सिर्फ लोगों की डेथ और इस प्रकार का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो देखने को मिला था। तो इस प्रकार की स्थिति उस टाइम पे बनी थी। तो इस कारण से वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पे जो डिमांड का जो उछाल आया था, वो उस प्रकार का उछाल इस महामारी के बाद में देखना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो लोगों की परचेज पावर है वो काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि उनकी इनकम नहीं हो रही है। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। और साथ ही जो इंडिया में जो इस प्रकार के इन्फ्लेशन का जो कारण है उसके बारे में भी चर्चा की गई है, जिसमें कि सबसे पहले जो बात कही गई है वो इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसके ऊपर चर्चा की जा गई है कि जो इंडिया को है एसएमई के साथ में जो एमएसएमई है उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। अभी जो इंडिया का जो मेन कंसर्न है वो सिर्फ कॉरपोरेट्स पर ही है। कॉरपोरेट्स के हिसाब से ही जो अभी पॉलिसीज़ हैं वो क्रिएट की जा रही हैं, और जो बेनिफिट है वो कॉरपोरेट को ही मिल रहा है। यहाँ पर अभी आप देखते हैं कि कॉरपोरेट हैं वो सारे डेवलप होते जा रहे हैं। कॉरपोरेट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके वहाँ पे डेब्ट्स भी कम हैं, और जो उनका डेवलपमेंट है वो भी हाई हो रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति कॉर्पोरेट के साथ देखने को मिल रही है। दूसरी ओर जो एसएमई है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, और माइक्रो एसएमई हैं, इसमें भी जो स्थिति है इनके जो डेप्ट हैं वो काफ़ी हाई है, और इनका जो डेवलपमेंट का लेवल है वो काफ़ी लो है। तो इस प्रकार से ये दोनों जो सेक्टर हैं वो एकदम विपरीत दिशा में चल रहे हैं, जबकि कॉर्पोरेट सेक्टर को इस सेक्टर के साथ में सिंक्रोनाइज करके आपसी तालमेल बैठाकर जो आगे बढ़ा जा सकता है और इस प्रकार की स्थिति से निपटा जा सकता है। लेकिन उसके विपरीत सारी स्थिति अभी देखने को मिल रही है। दूसरी ओर जो फ्यूल का प्राइस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो कम इससे जो फ्यूल का प्राइस बढ़ने से क्या होता है, जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है वो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है। ट्रांसपोर्ट महंगा होने से जो कमोडिटीज़ उसमें जो इधर उधर ट्रेवल करती हैं या ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो भी चीज़ें की जाती हैं उस उन चीज़ों की कमोडिटी भी महंगी हो जाती है। और कमोडिटी महंगी होती है तो इसका सीधा असर जो है वो डायरेक्ट कंज्यूमर पर पड़ता है, और जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उसके ऊपर इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की स्थिति में गवर्नमेंट को चाहिए कि जो उनका जो जी सैप करके जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में जो इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम होता है उसे बढ़ावा दिया जाए। और दूसरी और जो इन्फ्यूज़न है वो इन्फ्यूज़न किया जाना चाहिए। हाल ही में आरबीआई के द्वारा जो मनी का इन्फ्यूज़न इंडियन इकोनॉमी में करने की बात की गई थी। दूसरी ओर जो डायरेक्ट इन्फ्यूज़न है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट के द्वारा इन्फ्यूज़न किए जाने से जो रियायत है वो काफ़ी लंबे तौर पर मिल सकती है। दूसरी ओर एनपीए की प्रॉब्लम बैंकों के साथ में देखने को मिल रही है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। 90 दिन से ज़्यादा अगर किसी का अगर लोन डेब्ट में हो जाता है तो उसे एनपीए कहा जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में उसे डाल दिया जाता है। तो एनपीए का जो लेवल है वो अभी अभी काफ़ी बढ़ रहा है बैंकों के लिए, क्योंकि जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का जो रीपेमेंट है वो लोगों के द्वारा नहीं किया जा रहा है, और लोग इसको कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास में जॉब नहीं है। जॉब नहीं है तो इनकम का उनका लेवल डाउन है। इनकम का लेवल उनका डाउन होने से जो उनकी इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है कि वो लोग अपना जो रीपेमेंट है लोन का वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके कारण जो लोग बैंक का जो प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट है वो उन्हें वापस से नहीं मिल पा रहा है। तो इस कारण से सरकार को चाहिए कि जो मनी का जो इन्फ्यूज़न है वो डायरेक्ट बैंकों को किया जाए, और बैंकों को जो क्रेडिट है उनकी वो उनकी बढ़ाई जाए, जिससे कि अभी लोन का जो प्रोसेस के कारण जो डेब्ट उनके ऊपर चढ़ गए हैं वो डेब्ट उनको क्लियर करने में इस स्टेप से मदद मिलेगी। और जो बैंक हैं वो तो अभी काफ़ी ऐसी स्थिति में घबराए हुए हैं कि वो किसी भी प्रकार के नए लोन को अभी जारी करने की स्थिति में नहीं है या करना नहीं चाहते हैं।
तो इसके कारण से जो एसएमई और एमएसएमई को लेकर जो डेवलपमेंट होता है वो भी नहीं हो पा रहा है। हालांकि अपने कई दो पैकेजेस में गवर्नमेंट ने एमएसएमई को मदद करने की बात कही गई है, लेकिन उसमें भी कोई विशेष प्रोसेस देखने को नहीं मिल रहा है। इस प्रकार जो मिन्स्की मूवमेंट एक कहा जाता है, उस मिन्स्की मूवमेंट का डेवलपमेंट जो है वो इंडिया में हो रहा है, जिसमें कि मास लेवल पर जो पैनिक है वो डेवलप हो जाता है और डेब्ट है वो डेवलप हो जाते हैं। तो इसमें जो सेवरल अदर बैंक हैं, जो बहुत सारे अदर बैंक हैं, उनका उनके ऊपर जो कैपिटल का जो डेट है वो बढ़ता जा रहा है। और इस अमाउंट को कम करने के लिए जो सरकार को डायरेक्ट इन बैंक्स की मदद करनी चाहिए, और इन बैंक को जो मनी का इन्फ्यूज़न है वो इनके लिए करना चाहिए, ताकि ये बैंक वापस से रिवाइव कर सकें। और डिमांड और सप्लाई का जो विशियस साइकिल है, विशेष साइकिल का मतलब होता है ऐसा गोल सर्कल जो एक जगह से स्टार्ट होकर वापस उसी जगह पे आ जाता है, उसे विशेष साइकिल कहा जाता है। तो इस प्रकार का जो विशेष साइकिल है वो डेवलप नहीं हो पाएगा इंडियन इकोनॉमी में। और इंडियन इकोनॉमी में डेवलप अगर विशेष साइकिल में फंस कर रह जाएगा तो ना कभी एम्प्लॉयमेंट का डेवलपमेंट हो पाएगा और ना ही लोगों को रोजगार मिल पाएगा। इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। तो कुल मिलाकर जो बात इस आर्टिकल में पॉइंटेड की गई है, और वो यही की गई है कि सरकार के द्वारा इस तरीके से पल्ला झाड़ लेने से कोई स्थिति क्लियर नहीं होगी। और सरकार को चाहिए कि जो इस प्रकार की प्रॉब्लम अभी देश में चल रही हैं उनकी तरफ कंसंट्रेट करे और उन्हें निपटाने के लिए जो है उस तरफ इशारा करे। फ्यूल प्राइसेस को लेकर एक संभवतः इलाज ये भी हो सकता है कि जो स्टेट का जो टैक्स लगता है वो सभी स्टेट अपने लेवल पर उसे कम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि जीएसटी जो स्टेट का जीएसटी होता है, जिसे एसजीएसटी कहते हैं, जो केंद्र सरकार के द्वारा इसका रिलीज प्रॉपर टाइम के हिसाब से किया जाता है, लेकिन वो इन टाइम इंटरवल अभी काफ़ी बढ़ा हुआ है। और जीएसटी का जो स्टेट का जो पार्ट होता है वो अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है। इसी वजह से जो सरकार स्टेट की हैं, राज्यों की सरकार हैं, वो इसे भी कम करने में अभी समर्थ नहीं हो पा रही हैं। तो इसकी तरफ भी स्टेट को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे कि राजस्थान में जो ये टैक्स है वो 21 रुपये है, और राजस्थान में 110 रुपये प्रति लीटर का अभी पेट्रोल है। तो अगर इसमें से 21 रुपये कम कर दिया जाए तो ये लगभग 79 रुपीज़ के आसपास पेट्रोल हो सकता है, या 85 रुपीज़ के आसपास भी अगर पेट्रोल हो जाए तो काफ़ी जो राहत है वो पब्लिक को मिलेगी। 15 रुपये की राहत भी काफ़ी बड़ी राहत है। तो इस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी इन जो प्रोसेस है उनको अपनाया जा सकता है, और जो पब्लिक है उसको अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में सरकार के द्वारा मदद की जा सकती है। तो इस आर्टिकल में यही बात बताई गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो पेगासस को लेकर की गई है। पेगासस को एक स्पाईवेयर है जो हाल ही में जो भारत की सिक्योरिटी जो है इंटरनल सिक्योरिटी उसके ऊपर काफ़ी इसके द्वारा जो खतरा है वो बनाया गया था, तो उसके बारे में बात की गई है। पेगासस के बारे में काफ़ी जो आर्टिकल हैं उसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन कर रखा है, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने क्लियर की थी। उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर इसमें भी बात की गई है। और बताया गया है कि वास्तव में जो पेगासस है वो क्या था। पेगासस एक जो मैथिकल एक आप देखें धर्म के हिसाब से एक विंग्ड हॉर्स होता है, एक पंख वाला घोड़ा होता है, उसमें अ, उसको पेगासस कहा जाता है, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी में इसका वर्णन किया गया है। और इसके अनुसार जो इसका जो शत्रुओं को नाश करके एक तारे के रूप में आकाश में हमेशा चमकते सॉरी स्वर्ग में हमेशा चमकते रहने का इसका कार्य था। इसे कार्य दिया गया था इस प्रकार का कि ये शत्रुओं का नाश करें और जो बुरी ताकतें हैं उनको ख़त्म करें। तो इस प्रकार से जो इसका जो डेवलपमेंट है वो किया गया था पेगासस का, और इस प्रकार से एक सुपर हीरो की उपाधि धर्म में इन्हें दी गई है। तो इसी जो पेगासस नाम का जो उपयोग है आज इस तरीके से किया जा रहा है कि जो दूसरे देश हैं उनकी इंटरनल सिक्योरिटी है वो खतरे में है।
और जो लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो खतरे में है। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और इसमें आप देखेंगे कि जो बात की गई है वो यही की गई है कि जो देश की डेमोक्रेसी है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए जिन लोगों ने भी इसका यूज़ किया है पेगासस का, अगर भारत की ताकतों के द्वारा इस अगर पेगासस को देश में लाया गया है तो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है इंटरनल जो सिक्योरिटी को लेकर। और अगर देश के लोगों के द्वारा ही अगर इसे देश में लाया गया है तो ये देश की डेमोक्रेसी है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि अगर देश के लोगों के द्वारा देश के अन्य लोगों पर ऐसा अगर कृत्य किया जाता है तो वो भी एक बहुत बड़े अपराध की श्रेणी में है। जो बताया जाता है कि 300 लोग जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट लोग जो हैं हमारे देश के, जिसमें कई मिनिस्टर्स हैं, एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, जर्नलिस्ट हैं, इनको टारगेट इसमें पेगासस में किया गया है। और कई लोगों के फ़ोन तो हैक भी किए गए हैं जिसका डाटा अभी तक बाहर निकल कर नहीं आया है कि इसमें किस प्रकार की जानकारी लीक हुई है। तो इस प्रकार की स्थिति इसमें देखने को मिली गई है कुल। और इसमें सेम वही बात की गई है जो पेगासस से रिलेटेड जो अन्य आर्टिकल्स में हम लोगों ने डिस्कशन किया गया है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 10 जो एनएसओ ग्रुप हैं उनका डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। उन देशों के नाम आप ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें सबसे पहला जो देश है वो अजरबैजान है एनएसओ ग्रुप में। अजरबैजान है। दूसरा जो देश आपको देखने को मिलेगा वह बहरैन है। तीसरा जो देश है वो रिवांडा है, हंगरी है। फिफ्थ जो स्टेट है इसमें इंडिया है और यूएई है। तो इस प्रकार से जो ये देश हैं वो एनएसओ ग्रुप में शामिल हैं। इसमें अजरबैजान है, बहराम है और कजाकिस्तान है, मैक्सिको है। मोरक्को है। इस प्रकार से जो टोटल कंट्रीज हैं वो अजरबैजान, बहराम, कजाकिस्तान, मैक्सिको, मोरक्को, रवांडा, हंगरी और इंडिया और यूएई है। तो इस प्रकार से जो ये एनएसओ के जो देश हैं वो टोटल यहाँ पे दिखाए गए हैं। इन एनएसओ ग्रुप के जो देश हैं इनके नाम आप ध्यान में रखिएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके फिल्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कुल मिलाकर इस आर्टिकल में यही बात की गई है कि जो इस प्रकार की स्थिति है वो नहीं बननी चाहिए। और जो हमारे हम जिस तरफ साइंस का जो यूज़ है आज कर रहे हैं, साइंस हमें अपने डेवलपमेंट के लिए हमें इसका डेवलपमेंट करना चाहिए था। लेकिन कहाँ हम इसके लोगों के डिस्ट्रैक्शन के लिए, विनाश के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं। और अगर विनाश के लिए भी हम अगर इसका यूज़ कर रहे हैं तो वो अच्छे कृत्यों के लिए होना चाहिए, ना कि किसी को इंटेंशनली नुकसान पहुंचाने के लिए। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। सेम जो वही सारी चीज़ें इसमें हैं। स्पाईवेयर पेगासस आपको पता होगा कि एक स्पाईवेयर है। और स्पाईवेयर क्या होते हैं, ये इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, किस प्रकार से ये नुकसान पहुंचाते हैं। और प्रीलिम्स के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका एक कंप्लीट वीडियो हमने अपने वीडियो सेक्शन में, टू द पॉइंट सेक्शन में प्रोवाइड करा रखा है, जिसे आप देखिएगा और समझिएगा कि एक स्पाईवेयर आखिर होता क्या है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो यूनिसेफ ने हाल ही में जो ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर एक गाइडलाइन जारी की गई है। ये गाइडलाइन हालांकि पुरानी है लेकिन इसे वापस से रिवाइव करने की कोशिश की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि जो शुरू के 6 मंथ्स होते हैं, इनिशियल जो 6 मंथ्स होते हैं वो बेबी के लिए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बेस्ट होते हैं। इन्हें ब्रेस्ट फीडिंग ही कराई जानी चाहिए 6 मंथ्स में। सिर्फ खाली ब्रेस्ट फीडिंग शुरू के 6 मंथ्स में होनी चाहिए। इसके बाद में जो 6 to 12 मंथ्स होते हैं उस 6 to 12 मंथ्स में जो सॉलिड और सेमी सॉलिड फूड होता है
उसके साथ में ब्रेस्ट फीड करवाया जाना चाहिए। तो उसकी उपयोगिता और उसकी सार्थकता के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। और साथ ही जो बेबी का जो इम्यून सिस्टम होता है उसे बेस्ट डेवलप करने के लिए भी ये जो मिल्क होता है वो काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। तो इसी के बारे में आर्टिकल में बात की गई है। और काफ़ी जो डाटा है वो ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर प्रस्तुत किया गया है। जो वर्ल्ड में स्थिति ब्रेस्ट फीडिंग की है उसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। कुल मिलाकर हमारे लिए जो बात है वो इसमें यही है कि जो वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग है इस प्रकार का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर समन्वय यूनिसेफ के द्वारा भी चलाया जाता है। और ये अलग से संस्था भी बनी हुई है। भारत में भी इसको लेकर एक एक्ट का जो निर्धारण है वो किया गया है, जिसमें कि इन्फेंट सब्स्टिट्यूट और जो ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर एक लॉ बनाया गया था और जिसे 1992 में इनेक्ट किया गया था। उसने उसके द्वारा भी जो है वो इस प्रकार की स्थिति पैदा की जाती है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर एक कानून बनाया जाए और सारी जो मदर्स हैं वो इस प्रकार का व्यवहार अपने बच्चों के साथ में करें कि उन्हें जो 1 से लेकर 12 महीने तक का जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कंपलसरी उन्हें करवाई जाए। तो इस प्रकार की जो अवेयरनेस है वो फैलाने की ज़रूरत है ताकि लोगों को पता लगे कि ये एक आवश्यक ही नहीं और कानूनी चीज़ भी है जिसे कि हमें करना आवश्यक है। और इसके अलावा जो आप देखेंगे कि सरकारों के द्वारा भी इस प्रकार के कई प्रोमिसेस जो हैं वो किए जाते हैं सेफ मैटरनिटी और जब पैटर्निटी को लेकर। जैसे कि मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव चलाई जाती हैं। जो डीएमके की गवर्नमेंट अभी बनी है और डीएमके की गवर्नमेंट ने ये वादा किया था कि जो 12 मंथ्स की मैटरनिटी लीव है और 6 मंथ्स की जो पैटर्निटी लीव है वो लोग प्रोवाइड करेंगे जो कपल्स हैं जिनके बेबी होने वाला है। तो इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो मदर फादर को दोनों को दी जाती हैं। पहले आप देखेंगे कि पहले कुछ समय पर जो है वो मैटरनिटी लीव ही देने का प्रावधान किया जाता था। पैटर्निटी लीव जो है वो प्रोवाइड नहीं कराई जाती थी। तो ऐसी स्थिति में जो पेरेंट्स हैं वो मदर की जो देखभाल ऐसे पेरेंट्स जो केवल हस्बैंड वाइफ ही साथ रहते थे उनके साथ में कोई भी घर का जो बड़ा है वो नहीं होता था। तो ऐसी स्थिति में जो उनके जो देखभाल है वो मदर की अकेले में नहीं हो पाती थी और जो फादर जो उनके पेरेंट्स होते थे उन्हें जॉब पे जाना पड़ता था। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए जो लास्ट के 3 महीने और जो डिलीवरी के बाद में फर्स्ट 3 मंथ है उन 6 महीनों को ध्यान में रखते हुए जो 6 महीने की लीव है वो पैटर्निटी लीव भी प्रोवाइड कराने की बात कही गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। कई गवर्नमेंट के द्वारा इसको लेकर लॉ भी इनेक्ट कर दिया गया है जो कि एक अच्छी बात है। इस प्रकार जो पेरेंट्स हैं उनको दोनों को लीव मिल पाएगी और अपने बच्चे की जो देखभाल है वो जॉब के साथ में कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जो पेरेंट्स हैं वो भी ठीक रहेंगे और उनका बच्चा है वो भी ठीक रहेगा। तो इस प्रकार की स्थिति जो कवायद है वो राज्य सरकारों के द्वारा चलाई जा रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी एक लॉ इनेक्ट करके ऐसी जो स्थिति है वो पैदा की जा रही गई है जिससे कि बच्चे को किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो। जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम से कम ही रहे। तो इस प्रकार से जब इस प्रकार का डेवलपमेंट देखने को मिलता है तो न्यूट्रिशन भी जो बच्चे को है वो प्रॉपर तरीके से मिलता है और जो कमी है वो बच्चे में कम देखने को मिलती है। वैसे भी महामारी के इस दौर में जहाँ इतनी सारी चीज़ें बदल गई हैं और गरीबों के स्तर पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो चेंज हो गई हैं और पहले से भी बुरी हो गई हैं। तो इस प्रकार की ज़रूरतों को देखते हुए सरकार को भी इस प्रकार का कदम उठाना चाहिए और जो माताएं हैं उन्हें इस प्रकार से निर्देशित किया जाना चाहिए कि जो ये 1 महीने से लेकर 12 महीने तक का जो ये कार्य है उन्हें अवश्य ही करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो एक जनरल इंफॉर्मेशन है वो इस आर्टिकल के द्वारा साझा की गई है। तो दोस्तों आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में सिर्फ इतना ही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपके पास में हमारे लिए कोई सुझाव हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा जिससे कि नए वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है आपको हाथों हाथ मिल जाएगा। साथ ही हमें फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कीजिएगा।
आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।